नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने उसी मुद्दे को लगातार लेकर आए जिसका हमने आपको वचन दिया था और हमने कहा था कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती हम आपके सामने आते रहेंगे। जी हां, ओवैसी के नंगा नाच में लगातार 22 दिनों से हम आपके साथ हैं और विभिन्न पहलू पर विभिन्न विषयों के साथ इसके विभिन्न परिणामों के साथ हम आपको आगाह करा रहे हैं। अब तो दुनिया भर के लोग इस विषय के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे और आज मैं आपसे जब कार्यक्रम कर रहा हूं तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट पर इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने का रिकॉर्ड किया है। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद अगर देश में किसी बड़े पैमाने पर इतना सोशल मीडिया पर अगर चर्चा हुई होगी तो वो इस ओवैसी के नंगा नाच की है और उसके नंगा नाच से हिंदुस्तान का हो रहे नुकसान को हम आपके सामने रखने का प्रयास भर करें। वैसे कल औरंगाबाद में इसकी रैली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सुदर्शन की टीम वहां पहुंचते ही अकरुद्दीन ओवैसी का बड़ा भाई असाउद्दीन ओवैसी जो एमपी है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की। इसकी सुदर्शन के पत्रकारों को सामना करने की हिम्मत भी नहीं हो पाई। उसके बाद जिस रैली के लिए 15,000 खुर्चियां मंगाई थी और 25,000 लोग आएंगे ऐसा कहा गया था, उसमें 1,500 लोग भी नहीं आ पाए। ये इस मुहिम का यश है। ये मुहिम हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अब घोषित किया है कि ये देश के अन्य राज्यों में जाएगा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली के चुनाव, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए और आने वाले बाकी तमाम चुनाव को देखते हुए क्या ये गंदगी देश में और जगह पहुंचेगी, इसको लेकर आज हम राजनीतिक दलों से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश सिंह, बीजेपी से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्वाला सिंह, आप नेता हैं। राकेश कपूर जी पत्रकार हैं, इसके पहले भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। और कृपाराम शर्मा कांग्रेस से हैं। साथ में डॉक्टर भगवत राव हैदराबाद से, जो कि असाउद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आइए सबसे चर्चा शुरू करने के पहले और आप कॉलरों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए फोन लाइनें खोलने के पहले मुद्दे को देखते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस कदर बीजेपी ने भगवा परचम लहराया है, उससे कई राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को खतरे में देख रही हैं। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी सहित शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पार्टी के तमगे से वंचित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जवाब देने के लिए तीनों दलों को 27 जून तक का वक्त दिया था। अब इस मामले में चुनाव आयोग को फैसला करना है कि इनका क्या करना है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में तीनों पार्टियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद क्यों न नेशनल पार्टी का उनका स्टेटस छीन लिया जाए। चुनाव आयोग की इन शर्तों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के लिए किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट या 3/4 लोकसभा सीटों पर कम से कम 2% वोट मिलने चाहिए या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के तौर पर उसकी मान्यता होनी चाहिए। एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई अब इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है। यही वजह है कि इन पार्टियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का टैग छीना जाता है तो उसके बाद सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम ही राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में बचेंगी। अब आपको रूबरू कराते हैं क्षेत्रीय दलों से। पिछले 5 साल में क्षेत्रीय दलों की संख्या में 600 की बढ़ोतरी हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां देश भर में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 1016 थी, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में दलों की संख्या 600 बढ़कर 1616 हो गई। वहीं बात करें ओवैसी की पार्टी एमआईएम की, तो एमआईएम की स्थापना 1627 में हैदराबाद के निजाम की सलाह पर हुई थी। आजादी के बाद इसके देश विरोधी रवैये को देखते हुए सरकार ने 1947 से 1957 तक प्रतिबंध भी लगाई थी। आज ओवैसी भाई इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और निजाम के दिखाए रास्ते भी अख्तियार कर रहे हैं। अपने देशद्रोही और देश विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी हैदराबाद को छोड़कर कहीं और पैठ नहीं बना पाई। लेकिन अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव भी लड़ा और सीटें भी जीती। अब ओवैसी भाई धीरे धीरे दिल्ली की सियासत में अपनी सियासी जमीन तलाशने की जुगत में लगे हुए हैं। क्या ऐसी देशद्रोही पार्टी को चुनाव लड़ने देना चाहिए? यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय राजनीति के लिए इस पार्टी का देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना कितना सही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे में हमेशा की तरह बेखौफों का आपको बोलना है।
हम बिंदास में वैसे गेस्ट ज़्यादा नहीं बुलाते, लेकिन मुद्दा राजनीतिक दल का होने के कारण हमारे साथ आज राजनीतिक दल के नेता भी है। डॉक्टर भागवत राव से शुरुआत करते हैं, जो हैदराबाद में ओवैसी के नंगा नाच के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे या सबसे ज़्यादा संघर्ष भी करते होंगे। भगवत राव जी, क्या ओवैसी का नंगा नाच अब हैदराबाद के बाहर भी जाएगा? हेलो, बोलते रहिए। हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हैदराबाद में मजलिस जो है ना, हाँ, राष्ट्र विरोधी ताकत है। राष्ट्रीय भावना उनमें बिल्कुल नहीं है। वो केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर गरीब मुसलमानों के वोटों पे वो रोटी सेक ले रहे हैं। उनको विकास के प्रति किसी प्रकार का आस्था नहीं है। वो गरीब माइनॉरिटीज को जैसे के वैसे ही रहना चाहते हैं। उन्हीं के वोटों पे ये राजनीति कर रहे हैं। वो राष्ट्रीयता के किंचित मात्र भी उनमें मन में भावना नहीं है। वह राष्ट्र विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं और वह यहाँ पर चुनाव क्षेत्र में ना कोई स्कूल के प्रति उनका आस्था है। स्कूल का मायना करते हैं, स्कूल में टीचर है क्या देखते नहीं, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या देखते नहीं, स्कूल में न्यूनतम जो सुविधा चाहिए, टॉयलेट, पीने का पानी, ऐसी सुविधा भी देखने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। वो केवल राष्ट्र भर में घूमते हैं और मुसलमान के नाम पर गरीब लोगों को भड़काते हैं। वो राष्ट्रीयता के प्रति किंचित मात्रा भी आस्था नहीं। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा वंदन की उनके कार्यालय में नहीं करते हैं और उनका क्षेत्र में नहीं करते हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकत, ये तत्कालीन परिस्थिति में आजादी के पहले यहाँ पर निजाम का शासन चल रहा था, वहां पर ये निजाम जब भारत में विलय करना चाहता तो नहीं करने दिया जाता था इनकी ओर से। और इनके रजाकार कासिम रजी बोलकर एक था, वो पाकिस्तान से ये हैदराबाद स्टेट को मिलाना चाहता था। उसके लिए यहाँ पर नंगा नाच और रक्त। चलिए हम तो वो चीज जानते हैं। एक्चुअली भगवत राव जी, आपको आज के कार्यक्रम में बिठाने का उद्देश्य ये है कि ये अपने जगह पर, अपनी यहाँ पर कैसी राजनीति करता है और क्या वो राजनीति हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों में, जो कि कई लोग पलक पावड़े बिछाए इसका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्या उनकी आंखें खोलने के लिए आपके पास क्या जानकारी है भगवत राव जी? हैदराबाद के अंदर अब तक जो भी राज्य शासन करते थे कांग्रेस, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी के नाम पर उनके लिए डर के काम करते थे, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने स्थानीय पुलिस ऐसा कोई कदम उठाना चाहता है तो राज्य सरकार, नहीं तो केंद्रीय कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी ऐसे लोग इन लोगों को पनपने देते हैं। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो अनुमति नहीं देते। इस कारण यह पुराने शहर के अंदर जो पार्लियामेंट सांसद क्षेत्र है, वहाँ माइनॉरिटी से ज्यादातर लगभग म्युनिसिपल टैक्स भरने नहीं देते, वाटर टैक्स भरने नहीं देते, इलेक्ट्रिकल बिल भरने नहीं देते और सड़कें वाइडन भी करने नहीं देते। नैरो सड़क रहना है, संकुचित सड़क रहना है, वो वैसी रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना उनमें है। यहाँ विकास होता है और लोग पढ़ लिखे होते हैं तो इनके राजनीतिक दबाव में नहीं आते, इसलिए वो। चलिए, धन्यवाद। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी 4 गेस्ट है। मैं सारे गेस्ट से, दर्शकों से एक अपील करूंगा कि आप लोग कई चैनल में जाते होंगे, राजनीतिक बहस में हिस्सा लेते होंगे। आज की बहस राजनीतिक नहीं, राष्ट्रनीतिक है। इतना ध्यान रख के आज के बहस को हम दिशा दे, इस अपेक्षा के साथ मैं कृपाराम शर्मा जी आपसे बात की शुरुआत करूंगा। अब ओवैसी के नंगा नाच के लिए क्या आप एनसीआर, दिल्ली या बाकी देश के हिस्से में तैयार है? देखिए साहब, बिल्कुल इस चीज़ की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें सिस्टम को समझना चाहिए। मैं एक अपनी बात को ऐसे कहना चाहता हूं कि बिजली का एक तार है नंगा, और उसको छूने से करंट तब तक नहीं लगेगा जब तक अर्थ नहीं मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की जो विचारधारा है वो लगभग एक जैसी है। ओवैसी और ज्यादा आगे निकल गए हैं। ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और हमारे निर्वाचन आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जागृति आनी चाहिए। हम देशवासियों को, देशभक्तों को ये देखना चाहिए कि आज चुनाव के समय ऐसे लोग आ जाते हैं जो सांप्रदायिकता भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहीं विकास का मुद्दा पीछे हट जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि विकास से हटकर हम सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर दिनेश जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उसको उसके मिले हुए या उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। सुरेश जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको और विशेष करके आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप लगभग 20 दिन से ज्यादा इस मुद्दे को आपने उठाया है और मजबूर होना पड़ा है बाकी चैनलों को भी इस पर चर्चा करने के लिए। शुरू में तो लोग कह रहे थे किस तरह से मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक अपील भी की है कि चर्चा होने के पहले राजनीति पर बहस हम डेली करते हैं। और मैं अपने और साथियों से भी मैं भी चाहूंगा कि आपके लिए राजनीति से, पार्टी से, इन सबसे ऊपर है राष्ट्र। अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और पार्टी भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि बिना किसी आधार का इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कम आज की बहस में बचना चाहिए। मेरा एक निवेदन था सुरेश जी कि देखिए, लोकतांत्रिक देश है, किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को, किसी भी निर्दल व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार हो सकता है और हो भी। लेकिन आप जैसे जागरूक व्यक्ति हैं, आप जैसे जागरूक चैनल हैं, तो निश्चित तौर पर अब इनका खेल खत्म होने वाला है। इस देश का इतिहास रहा है। अब दोनों ने लोकतंत्र की बात की, मुझे लगता है तीनों ही करेंगे क्योंकि आप राजनीतिक दल है। लोकतंत्र भारत के मजबूती के लिए है, वो एक व्यवस्था है। लोकतंत्र बचना चाहिए या आपकी संविधान बचना चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया बचना चाहिए या देश बचना चाहिए? तो जवाब क्या आएगा? देश बचना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया बदल जाएगी तो भी चलेगा, उसका नुकसान होगा तो भी चलेगा, संविधान का होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें देश के लिए है। इसलिए हमने गुहाई देनी है तो देश की देनी है, इन चीजों की नहीं देनी है। ये तो साधन है, साध्य नहीं है। जी बिल्कुल वही सुरेश जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूं और उसका हश्र अभी आपने देखा भी है। इस देश में लंबे समय से 60 वर्षों से लोग जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के चुनाव में आप देख रहे हैं जो इस तरह की राजनीति करते थे वो हाशिए पर हैं। और आप निश्चित समझिए, एक बार आप लोगों की भावना से खिलवाड़ करके, आप हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे आपने कहा कि इनको 1-2 सीटें मिल गई होंगी और उसी का नतीजा है कि दिल्ली की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि अगर आप जैसे जागरूक व्यक्ति और चैनल रहा तो इनके पांव पसारने नहीं पड़ेंगे। ये सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि ऐसे अलगाववादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने की। कृपाराम जी का कहना है कि आप क्या करेंगे? हम तो करेंगे जो करना है, हम तो कर ही रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अब सिर्फ यही बल कहां मिलता है सुरेश जी? अगर आप ऐसे ही आधार विहीन आरोप लगा देंगे और सिर्फ उस व्यक्ति को आप प्रोत्साहित करेंगे कि इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शामिल, बिल्कुल आपके कम पास से कम कृपाराम जी, ये आप इस बात से तो सहमत होंगे। हालांकि बीजेपी वालों ने ये जवाब देना चाहिए, लेकिन जो बात ये कर रहा है कि हम ताजमहल लेके जाएंगे, हम कुतुब मीनार लेके जाएंगे, हम लाल किला लेके जाएंगे, ये बात तो बीजेपी वाले नहीं कर रहे। मैंने अभी कहा सुरेश जी कि संविधान के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए और जब इस तरीके की भाषणबाजी करी जाए, जनता को भड़काने की बात है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नहीं लिया। 22 दिनों से करोड़ों फोन गए हैं, अब तो फोन उठाना भी दूर। देखिए, जब कहीं अंधेरा होता है तो दीपक जलाया जाता है और उससे प्रकाश बढ़ता है कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे जागृति आएगी और हमारे जो देशभक्त हैं वो और हम तो दीपक के, हम तो मशाल जला के खड़े हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं इस मुद्दे को। आप वाले हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। ज्वाला सिंह, मैंने मशाल की बात की, आपके नाम में भी ज्वाला है। क्या आपकी ज्वाला आपके बारे में और आपकी ज्वाला MIM के बारे में क्या है? ऐसा कहा जाता है कि असाउद्दीन ओवैसी केजरीवाल को मिलके गए हैं। देखिए, हमारी पार्टी का और हमारा मानना ये है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं देश में जो कि सांप्रदायिक राजनीति करती है, जाति राजनीति करती है, इन सबको बैन कर देना चाहिए। भारत में जो राजनीति हो वो
जाति के आधार पे ना बिल्कुल। हो, संप्रदाय के आधार पे ना हो, बिल्कुल, वो धर्म मुद्दों के आधार पे पर वोट नहीं मांगा जा सकता, जो कि ये मांग रहा है और ये गैर कानूनी है। मैं आज दर्शकों को बताऊं कि आज के एपिसोड में जो हमने सवाल पूछा है कि क्या ओबीसी का नंगा नाच आपके राज्य में आप करने देंगे, इस पर आज हम एसएमएस या वेबसाइट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और आपके कॉल के द्वारा वोटिंग ले रहे हैं। उसकी वोटिंग का पहला फेज 15 मिनट का क्या हुआ है आपके सामने दिखाते हैं। हम आपको 15-15 मिनट पर इसका स्टेटस दिखाते रहेंगे कि लोगों ने क्या कहा है। ये आपके सामने स्क्रीन पर चलिए, शायद अपडेट हो रहा है सर्वर, कुछ सेकंड बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। हम कॉलर के पास भी चलेंगे, कॉलर भी हमारे साथ कई जुड़े हुए, और बिंदास में तो कॉलर अपनी बात जो कहते हैं उनको हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बोलता है राजनीतिक दल के व्यक्ति अपने दल के कक्षा में रहकर बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान वासी तो निश्चित तौर पर आजाद है अपनी बात कहने के लिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये सर आप जो दिखा रहे हैं तमाम मीडिया चैनल, आप 16 दिन से दिखा रहे हैं, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके लिए। ये हिंदू और सिख समुदाय पे लोकतंत्र के नाम पे एक पूरा हमारा शोषण हो रहा है एक तरह से हमारे हिंदुस्तान में, अपने ही देश में। तमाम ये गुजरात दंगे हों, मुजफ्फरनगर दंगे हों, जितने भी दंगे होते हैं, इनमें अल्पसंख्यक की बात करती है तमाम मीडिया, कहती है एक रिपोर्ट बनाती है अल्पसंख्यक मारे गए, उनमें तमाम हिंदू मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं, हिंदू का तो कहीं जिक्र भी नहीं होता कि वो लोग मारे गए। धन्यवाद। और ऐसा आरोप लगता है, मेरे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राकेश जी, ऐसा आरोप लगता है कि जब विशिष्ट समाज के लोग मार खाने लगते हैं उसके बाद मीडिया वाले बोलते हैं। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो व्यवस्था है, शुरू से हमने कहीं ना कहीं एक ऐसा मन बना रखा है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता के हित में ये बहुत ज़रूरी था आज़ादी के बाद कि हम अपनी व्यवस्था ऐसी बनाते कि जिसमें सारे वर्गों को सुरक्षा प्राप्त होती, और लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों के बलिदान की आवश्यकता नहीं थी जिनके आधार पर ये देश खड़ा हुआ है, जिनके आधार पर भारतवर्ष बनता है। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल। हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में अपने तरीके का अजीम मुल्क है, जिसमें सबसे जिसमें धर्म निरपेक्षता अंतर्निहित है, और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ की हिंदू संस्कृति, यहाँ की भारतीय संस्कृति धर्म निरपेक्षता को अपने में स्वयं में समाये हुए है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के और केवल संविधान के आधार पर निर्बंधित नहीं है, मुझे लगता है राकेश नहीं थी। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, साधन और साध्य दोनों की शुचिता आवश्यक है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्थिति आती है कि दोनों में से क्या, तब तो आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा ना। नहीं, दोनों में से हमें जो निर्णय करना पड़ेगा वो अपनी संस्कृति के अनुरूप ही करना पड़ेगा, और हमारी संस्कृति जो देखिए, हिंदुस्तान इसलिए हिंदुस्तान बना रहा क्योंकि इसने समय के साथ सामंजस्य बनाया हुआ है। इसने और वो सामंजस्य जो बनाया हुआ है वो साधन से साथ सामंजस्य तो बनाया ही, लेकिन जो दूसरे मुल्कों से लोग आए, जो दूसरी जगहों से लोग आए, वो इस भूमि में आकर के, इसकी संस्कृति में आकर के इस प्रकार रमे कि वो उनको ये लगा कि ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो 1947 में जो खेल हुआ, इस मुल्क का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसने एक दीवार खड़ी कर दी, और वो दीवार इतनी बनावटी है कि आज हमें चारों तरफ से सालती है, और ऐसे लोग, ओवैसी जैसे लोग पुनः ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे इस देश के अंदर अलगाववादी लोग, जिनसे इस देश के अंदर धर्म के आधार पर राष्ट्र बोध बदलने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों को सीमेंट लगाते हैं। हाँ, इस प्रकार के लोगों को बल मिले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए, मैं आपको राकेश जी वो एसएमएस वाला रिजल्ट दिखाते हैं। सर्वर अपडेट हो गया 15 मिनट का, कि क्या लोग कहते हैं, देश भर के लोगों का क्या कहना है। देखिए, नहीं कहने वाले 96% है।
4% लोग हैं जो इसको कह रहे हैं कि हाँ, यह हमारे राज्य में आकर नंगा नाच कर सकता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं sudarshannews.com इस साइट पर, हमारे पेज सुदर्शन न्यूज़ पर और हमारे SMS नंबर पर भी। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हो, क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, क्या कहना है आपको? जय हिंद जी। हाँ, ऐसा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं 20 दिनों से इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ MIM के। हाँ। और मुझे बहुत इस बात को लेकर आघात है कि ये हमारे मतलब देवी देवताओं के खिलाफ और गौ माता के खिलाफ और काफी मुद्दों पे जो हमारे नेताओं के खिलाफ भी बहुत गलत होता है। पर आज का ये जो मैं देख रहा हूँ, इसमें ये देख रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस के और ये बीजेपी का और ये जो आम आदमी के कैंडिडेट बैठे हैं, ये तो आपस में एक दूसरे पर रोज प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसका ये तो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में इन सब पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात कही आप तीनों के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए दल है और जिन दलों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि एटलीस्ट देश के खिलाफ कोई चीज हो रही है तब तो आप लोगों के एक होना चाहिए ना। देखिए, मैं हाँ। एक चौहान जी, मैं एक बात बताता हूँ कि जहाँ भी धर्म, राजनीति या कोई और बात आती है और राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र सर्वप्रथम होता है, राष्ट्र सबसे पहले होता है। और हमें देखना चाहिए कि हमारे, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, हिंदुस्तान की तहजीब कहते हैं या भारत की तहजीब कहते हैं, वो तहजीब और कुछ नहीं है। वो तहजीब यही है कि किस प्रकार से इस देश की जो मान्यताएं हैं, इस देश के जो मान बिंदु हैं, उनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक हुआ है। मैं इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के सेनापति थे, बैराम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, और वो बहुत बड़े कवि भी थे। सिपह सालार होने के साथ साथ वो बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती, लेकिन बहुत बड़े कवि भी थे, जिनके रहीम के दोहे जिनको हम जानते हैं। उन्होंने क्या लिखा कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तही आवे यही देश। तो वो ये लोग समझते थे ये देश की मिट्टी, भारत की मिट्टी इस प्रकार की है, इसकी सुगंध ऐसी है कि यहाँ जो भी आता है वो इसका अपना बन जाता है। लेकिन हमारी सुगंध में किसी को गंदगी फैलाने का, गंदगी फैलाने का जो भी काम करता है उसके और इतिहास गवाह है कि आज तक जैसे जो दरिंदे आए और जिन्होंने गंदगी फैलाने की कोशिश की, इसी माटी से जन्म है लोगों ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। ये भी निश्चित है, उदाहरण है, ये भी निश्चित है। और इसलिए ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोगों के लिए हम औरंगजेब को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हम क्यों मानते हैं? इसलिए कि कोई भी धर्म, भारतवर्ष में सारे धर्म आए, लेकिन क्या कोई धर्म अपने साथ जमीन जायदाद लेकर के आता है? लेकिन उसी धर्म के आधार पर हमारी ही धरती, हमारी ही मिट्टी, हमारी ही हवा, हमारी ही पानी, हमारी। तो औरंगजेब जो कर रहा है वही तो ये कर रहा है। औरंगजेब ने कहा कि यहाँ पर हमारा राज्य है, हमारी शाही चलती है, तो यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर नहीं होंगे। यही खतरनाक और यही बात, जैसे वहां पर चार मीनार के पास जो महालक्ष्मी मंदिर है, उस महालक्ष्मी मंदिर में महालक्ष्मी मंदिर था ही नहीं, ऐसा इनका दावा है, उसको निकाल दो ये कहते हैं, उसका जीर्णोद्धार नहीं होने देते, वहां की घंटा नहीं बजने देते। ये खतरनाक बात है। ये इस प्रकार की संस्कृति हमारी नहीं है। बिल्कुल, हमारे तो शंकराचार्य जब जाते हैं तमिलनाडु के मद्रास, चेन्नई शहर के अंदर, अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो वो रोक देते हैं। इतनी हमारे अंदर सहने का जज्बा है। लेकिन ये सहिष्णुता कमजोरी या कायरता समझी जाने लगी। लेकिन मैं तब तो अपने अंदर के पुरुषार्थ को कम से कम प्रदर्शन के लिए दिखाना जरूरी है। मैं अगले कॉलर के पास चलता हूं। हम छोटी छोटी बातों में अपनी बात को कहे तो हम जरा कॉलर को भी अपनी बात कहने का मौका दे पाएंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ चौहान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुहिम चलाई। हाँ जी, आपने ये मुहिम चलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो निर्वाचन आयोग का नंबर चला रहे थे, उस नंबर को लगा लगा के हम परेशान हो गए। वो नंबर उठाया नहीं इन लोगों ने, जबकि बैल बराबर जा रही थी। तो हमारा निर्वाचन आयोग और हमारी सरकार इतनी निष्क्रिय हो रही है कि वो खुला चैलेंज दे रहा है आज देश को, सरकार को, सारे सिस्टम। बिल्कुल, धन्यवाद। ये चुनाव आयोग की स्थिति है। मैं आपके पास आऊंगा दिनेश जी।
सिस्टम प्रधानमंत्री बदले हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सिस्टम नहीं बदली। समय लगेगा, देखिए तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री लेकिन उस समय में वो जो समय लगेगा उसमें इसका नंगा नाच और क्या क्या करें। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वही बात कर रहे हैं, कपूर साहब की बात को ही आगे बढ़ाएं। आपने भी कहा कि साध्य के साथ, अगर आपका साध्य पवित्र है, उसके साथ साधन की भी पवित्रता आवश्यक है। अगर साधन भी आपका पवित्र होगा तो साध्य निश्चित पवित्र होगा। और दूसरी चीज, तो आपका धर्म अगर राजनीति की बात, मैं आपके साधन का बता दे, साधन इसलिए ना, मैं आपके साधन की फेलियरिटी बता देता हूं। आपका साधन क्या फेल हुआ है पता है? सुरेश जी, आपका मतलब क्या है? आशय क्या है? आपका मतलब आपका और मेरा, हम सबका, हमारा साधन है न्याय व्यवस्था। जिस न्याय व्यवस्था ने इसको अरेस्ट करने के बाद 10,000 रुपए के जुर्माने पे छोड़ दिया, ये आपका साधन है? ये देश बचाएगा? आपका साधन है चुनाव आयोग, जो इस देश में लोकतंत्र बनाने की व्यवस्था है। आप लोग बताइए, जिसका फोन नंबर नहीं उठता है वो चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा? क्या ऐसे साधन को लेकर आप करें? नहीं सुरेश जी, वो साधन तो दूसरी सेकेंडरी है, लेकिन जो पहला साधन है कि जिस पर आज ओवैसी जी सत्ता में आना चाहते हैं, उनका साध्य सत्ता है, लेकिन उन्होंने साधन जो अपनाया है, जो खंडित करने का साधन है, तोड़ने का साधन है, वो कारगर नहीं होगा। और दूसरी चीज, इसी देश में जब लोग, सुरेश जी मुझे अफसोस होता है कि जब लोग बुखारी जी के समर्थन में लोग उतरने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम किया था और जिसमें देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने नहीं किसी कारणवश, क्या रहा उनका मामला, वो विदेश के कोई कारण नहीं, कपूर साहब वही मैं कह रहा हूं कि जानबूझ के, और लोग क्या कारण, आप बुखारी के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। अफसोस इस बात का है। मैं, चारों गेस्ट सहमत होंगे मेरे से। आप क्यों बोल नहीं रहे सत्ता में आने के बाद? मुझे पता नहीं ये शाही इमाम है कैसे? नहीं, यही चीज, जब देश में लोकतंत्र आया है, शाही खत्म हो गई है। क्या कोई जो बादशाह थे उनके वंशज अब बादशाह लगा सकता है? कोई शाही इमाम क्या लगा सकता है? कृपाराम नहीं, जब लोगों को बुखार होता है तो शाही इमाम के पास जाके जो अपना बुखार उतारने का काम पार्टियां करती हैं, यही दिक्कत है। ये राजनीतिक बुखार जरूर है। ये अलगाववादी की भाषा बोलने वाले लोग, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि अलगाववादियों की भाषा बोलने वाले लोग कैसे हिंदुस्तान के हो सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ जरा इसके वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसके हमारे पास सैकड़ों वीडियो है, बल्कि हजारों बाइट हमने निकाल के रखी है। और 22 दिन के बाद भी हमारे पास अभी भी इतना मटेरियल है जिसको अगर हम चलाते रहेंगे तो काफ़ी लंबे दिनों तक चलेगा। हम आपको दिखाते हैं कि ये विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहता है। जगन मोहन रेड्डी ये सबसे दबंग नेता माने जाते हैं और इनके पिता आंध्र के बहुत बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाते जाने जाते हैं, जिनके गोदी में बैठकर इसने राजनीति की। वहां पर एक कैसी टांग ऊपर करता है, देखिए। वायस राजशेखर रेड्डी शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था, मुसलमानों का हमदर्द था, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऐसे बाप का ऐसा बेटा कैसा है जो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहता है। मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से कहूंगा, मशवरा है और वार्निंग भी समझ लो, अगर मुसलमानों के वोटों को लेकर मोदी के साथ जाके हाथ मिलाएंगे तो याद रख लो, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का हमने पीछा किया है, 9 बरस उसको इख्तिदार से दूर रखा है, तुमको भी जिंदगी भर इख्तिदार से दूर रखेंगे। ये चौहान जी, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये जो है, इस प्रकार का नोटिस चुनाव आयोग को तुरंत लेना चाहिए। और जो इसके पुराने कैसेट आपने पहले दिखाए थे, जिसमें ये कहता है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो जामा मस्जिद भी लेके जाएंगे, ताजमहल भी लेके जाएंगे, कुतुब मीनार भी लेकर के जाएंगे, ये इस प्रकार की बातें करना तुरंत एकदम से राष्ट्रद्रोह के समकक्ष आता है। समकक्ष क्या, राष्ट्रद्रोही है। इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इस मुल्क में हम सारे मुसलमानों को अगर इस दृष्टि से नहीं देख सकते और इनको जवाब मिलेगा, ये जाए तो सही। मैं आपको बताता हूँ इतिहास। 1967 में डॉक्टर ज़ैद फरीदी, उन्होंने मुस्लिम मजलिस पार्टी बनाई थी अपनी, और मुस्लिम मजलिस पार्टी का हश्र क्या हुआ, 1969 में उन्होंने जीते 20-25 सीटें, मध्यावधि चुनाव हुए थे जब विधानसभा के। उसके बाद वो पार्टी गायब हो गई। बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को बरगला करके उनके वोटों को हथियाने के लिए और उनमें मजहबी तासुब फैलाने के लिए ऐसी बातें लोग करते थे। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझे लगता है कि जानता है
कि उसके लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने का कोई मतलब वाइज ना तुम पियो ना भले अभी हम इस कार्यक्रम के बाद असर पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक कार्यक्रम में देखिए वो आते रहेंगे। एक हमारा महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो मुसलमानों को जो बात सिखा रहे हैं कि वाइज ना तुम पियो ना औरों को पिला सको। क्या बात है तुम्हारी शराबे तूर की, और क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब। आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की, और गालिब गर इस सफ़र में मुझे साथ ले चलो, हज का सवाब नजर करूंगा हुजूर की। ये गालिब का पूरा विद्रोह है। ऐसे उस जमाने में 1857 उस जमाने में राकेश जी ऐसे ही लोगों के आप गाली गलौज करने वाले को गालिब सिखा रहे हैं। नहीं, गाली गलौज करने वाले का हम जवाब गाली से दें ये जरूरी नहीं है। ये नहीं कह रहे, तो हमारे संस्कार नहीं है। हाँ, हमारे संस्कार गाली से नहीं, लेकिन गाली से भी गाली देने वाले को कैसी ट्रीटमेंट देनी है ये हम सीखते आए हैं। और हमारा प्रजातंत्र सिखा सकता है। हम आज जो मुसलमान है, लेकिन इसी प्रजातंत्र का उपयोग लेकर ये देश में अन्य जगह घूम रहा है। मैं यहाँ पर ज्वाला सिंह के पास जाऊंगा। ज्वाला जी, दिल्ली में आप चुनाव लड़ने को तैयार है, बड़े जोर शोर से आपने आगाज कर दिया है। आपके लिए क्या देखते हैं? अगर ये आता है तो आप अपने राजनीतिक दल के लिए क्या फायदा नफा नुकसान क्या देखते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर ये चुनाव लड़ना चाहता है बिल्कुल दिल्ली में स्वागत है, लेकिन ये एक बार दिल्ली आके तो देखे। दिल्ली की जनता इसे जवाब देगी कि जो लोग महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विचारों के खिलाफ जाते हैं, अब मैन ऑफ यूनिटी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के खिलाफ जाते हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होता है। और पहले तो ये वैसी को चुनाव लड़ने से ही बैन कर देना चाहिए, और इसे तो एक राष्ट्रद्रोही करार देके, और अब आपके एक ही स्टेटमेंट में दोनों वाक्य बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं लोकतंत्र है, इनको आने दीजिए, फिर आप बोल रहे हैं कि बैन करिए। एक स्टैंड लीजिए ना। बिल्कुल। अब जब हमारा जो सिस्टम है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने आजादी के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तानी नहीं उन्हें मुसलमान बना दिया। हमने बना दिया या उन्होंने खुद को मान लिया? नहीं, हमने बनाया। ये पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती यही थी। पंडित नेहरू ने समान आचार, नागरिक आचार संहिता लागू ना करके इस देश के साथ, इस धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। चलिए, उनके तो अन्याय पे एक अलग सीरीज करेंगे, लेकिन आज हम बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है। यही वजह है कि ये दूसरा SMS का पोल दिखाते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट में हम आपके सामने ये लेकर आ रहे हैं, दिखाते हैं कि अब सर्वर का रिपोर्ट क्या है। ये 1% और घट गया है। 97% लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम देखने का परिणाम हो सकता है, और ना कहने वालों की तादाद बढ़ने का परिणाम हो सकता है कि 97% लोग कह रहे हैं कि हमारे राज्य में इसका नंगा नाच हम नहीं करने देंगे। मैं अब कृपाराम जी के पास आने के पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन इस देश में लाया, उस ग्लोबलाइजेशन के कई पहलुओं पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन एक विद्वान प्रधानमंत्री थे, ये तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे नरसिम्हा राव के बारे में ये क्या कहता है? उस वक्त का वजीर आजम जो नाम के लिए कांग्रेस का वजीर आजम था, लेकिन दर हकीकत अपनी धोती में RSS की खाकी चड्डी पहनने वाला वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ एक तमाशबीन की तरह देखता रहा, तमाशाई बनकर देखता रहा। कृपाराम जी, मैं आपकी मुहिम का पूरे राष्ट्र के साथ स्वागत करता हूं, और बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब तक हम किसी संप्रदाय विशेष पर शंका करेंगे, अभी देखिए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे। मैं अपनी बात रख रहा हूं। इस कार्यक्रम में जितने मुस्लिम आए उन सब ने इसकी निंदा की, और सबसे आक्रामक पूरे तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, अगर ओबीसी के खिलाफ सबसे जबरदस्त कोई कार्यक्रम हुआ तो था एक मोहसिन भाई, द न्यूज नाम के मैगजीन से संपादक हैदराबाद से, उन्होंने इसके खिलाफ जो बातें कही, ये बातें सबसे ज़्यादा परिणामकारक थी। उसके बाद ओवैसी डर गया, हैदराबाद में वहाँ पर सरकार पे दबाव ला के उसने चैनल केबल पे बंद करवा दिया। उसके बाद उसने आक्रामकता के साथ हमारा विरोध करना शुरू किया।
क्यों? क्योंकि मुसलमान उसके खिलाफ आ गए। यह कार्यक्रम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह कार्यक्रम ओवैसी जैसे दरिंदे के खिलाफ है जो भारत माता के खिलाफ बोलता है। उसके साथ देने वाले फिर किसी भी धर्म के हो सकते हैं, दुर्भाग्य से वो मुस्लिम धर्म के ज्यादा हैं, इसलिए उनको इस बात को सहना पड़ेगा और हमारे आरोपों को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। चौहान साहब, आपने मेरी मेरा सवाल आपको इस वीडियो को दिखाकर ये था कृपाराम जी, नहीं मेरा सवाल ये था ये वीडियो दिखाने का आपके लिए कि आपके इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के खिलाफ इसने इससे भी गंदे बातें बोली है जो मैं टीवी पे नहीं दिखा सकता। उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर पूरा न जलने के बारे में कितनी गंदी बात बोली मैं टीवी पे नहीं दिखा सकता। आपके पार्टी ने इस बयान को लेकर इसकी निंदा तक नहीं की है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसे आग उगलने वाले नेताओं को सबक सिखाना है। आपकी मुहिम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि भाई मुसलमान भी देशभक्त हैं। काश यही बात वो चुनाव से पहले भी कहते तो इन लोगों की इतनी जरूरत नहीं कि ये इतना आधार अपना बढ़ा पाते। आज भी हम सब लोगों की राजनीति से ऊपर उठकर देश को सर्वप्रथम मानते हुए ये जिम्मेदारी होनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी कि हम मुसलमानों को शंका की दृष्टि से ना देखें। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है और ये उस चीज़ का फायदा कहीं ना कहीं उठाते हैं और इसका लाभ इसको मिलता है। हम ये तय कर लें कि हमें इसको लाभ नहीं लेने देना है। ऐसे लोग भौंकते रहते हैं और हम चलते रहेंगे। हमें कम से कम मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में जोड़कर रखना और ऐसा कहीं संदेश नहीं देना कि उनको ये लगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझना। इसका मतलब ये करने के लिए ओवैसी पे चुप बैठने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है चुप बैठने की जरूरत। आपकी मुहिम बिल्कुल स्वागत योग्य है, सही मुहिम है और इसमें बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी इनके प्रक्रिया इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। देश मुझे मैसेज तो सारे दलों के आ रहे हैं लेकिन कोई मुंह खोल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दिक्कत ये है कि सबको ये लगता है ये जो अपने जाति बिरादरी के अलंबरदार हैं, ये जनता दल के महान सेनानी, ये क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये जो मुलायम सिंह यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और केसी त्यागी और ये जितने मुझे तो ये पता चला कि जो फ्रंट वो बना रहे हैं मोदी के खिलाफ, उस फ्रंट में MIM भी है। उस मीटिंग में वो पहुंच नहीं पाए किसी कारणों से, लेकिन वो भी उस मुद्दा उसमें दिक्कत ये है कि MIM तो यूपीए का हिस्सा था ना 2014 तक। ओवैसी साहब के फादर को भी मैं जानता हूँ, वो भी जब पार्लियामेंट के ओवैसी इनके फादर ही पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो शायद 2004 तक वही मेंबर थे इनके फादर। उसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, तो मेरा उनसे भी परिचय रहा है, उनसे मेरा परिचय रहा है। लेकिन प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो MIM ने और जो छोटा भाई जो ओवैसी है, ये जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, आश्चर्यजनक बात है। इसीलिए तो बड़े स्ट्रेटेजी के साथ, लेकिन आप देखिए इसीलिए वो स्ट्रेटेजी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी, चौहान जी ध्यान दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना भी इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, बैरिस्टर थे और वो 1934 के बाद 2 साल केवल इंग्लैंड में राजनीति से अलग रह करके 2 साल रहे थे। उसके बाद जब 36 में आए हैं, उसके बाद उन्होंने तूफान मचाया मुस्लिम लीग का और अलग से पाकिस्तान। तो ये जिना का ही आधुनिक रूप है। ये मैं दूर तक देख रहा हूँ। भले आज कुछ राजनीतिक दलों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये आने वाले हिंदुस्तान के लिए निश्चित तौर पर नुकसान देने वाला। और इसलिए मैं अगले कॉलर के पास चलता हूँ, उनको अपनी बात कहने का मौका देता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ जो आपने मुहिम चालू की है, इसे लगता है कि मोदी जी गंगा साफ कर रहे हैं, आप इनको साफ कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। ये ऐसी गड्ढे साफ करने का काम हम ही लेंगे। ये लोकतंत्र की गंगा साफ करने का काम है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जी जी साहब, जी साहब। हमने एक शेर को आगे लाया है इनके सामने। राधा सिंह हमारे शेर है, वो हैदराबाद के। धन्यवाद। और एक थोड़े से असंसदीय शब्द आ रहे हैं, इन्हें कटवाइए आप। ये उचित नहीं है। एक्चुअली जो स्क्रीन पर जो कुछ प्रतिक्रिया आ रही है उनमें ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट सर्वर से लिंक है, तो कुछ जो लोग लिखते हैं वो कटवाइए। कुछ भी हो, जैसा भी हो। अरे भाई, शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक खत लिखा था, शिवाजी महाराज ने, और उसमें लिखा था शिवाजी महाराज ने कि देखिए खुदा एक है, भगवान एक है, और आप धर्म के आधार पर अगर कोई भेदभाव करते हैं अपनी प्रजा के साथ,
तो वो खुदा की जिस खुदा को भी आप मानते हैं उस खुदा का ही आप अपमान करते हैं। ये तो श्री कृष्ण ने जो मौका दिया था पांडवों को, शिवाजी ने वो मौका दिया था, हम भी इसको मौका दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से मैं 22वें दिन फिर कह रहा हूं कि वो किसी को अपनी बात अगर रखनी है तो इस कार्यक्रम में मैं उसका स्वागत करूंगा। उसको अपनी बात रखने के लिए सुदर्शन का स्टूडियो अगर सुरक्षित जगह नहीं लग रही है तो वो जो जगह कहेगा वहां पर मैं आने के लिए तैयार हूं। स्वागत नहीं, मौका दो, मौका बस उसको नहीं। देखिए एक बात, जैसे इन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पत्र भेजा था, श्री कृष्ण ने भी पांडवों कौरवों को पहले एक संधि करने का मौका दिया था। ऐसी जो ताकतें होती है ये कभी भी ऐसी बातों को नहीं मानती, बल्कि ऐसे प्रस्तावों को एक कमजोर समझती है और इसलिए इसको ठुकराती है। तो ऐसा ठुकराना ही इनका अंत की शुरुआत होती है और यह शुरुआत हो चुकी है और उसका परिणाम लेकिन क्या होता है? आज पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना बनवा करके चले गए, लेकिन 67 बात अभी पछता रहे होंगे जहां भी होंगे वहां से। पाकिस्तान की हालत क्या बना दी है? वहां पे दहशतगर्दी की खेती के अलावा और क्या हो रहा है? सिवाय पाकिस्तान की फौज बनने के और क्या उपलब्धि है पाकिस्तान की? उधार पर जिंदगी जीने वाले लोग। हमारे साथ भगवत राव जुड़े हैं, हम उनको भी कहने का मौका देंगे। भगवत राव जी, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि अगर ये अन्य जगह पर जाता है, इसके एमएलए बनते हैं, तो ये वहां पर क्या नुकसान करेगा? हैदराबाद के अंदर ये ओवैसी के जो दोनों भाई है वह राष्ट्र के उत्थान के प्रति नहीं है, केवल वो संविधान के आड़ में सेक्युलरिज्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर माइनॉरिटीज का वोट बटोरने का बात ही करता है, दूसरा कोई बात नहीं करता है। वो किसी औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं करता है, किसी कृषि क्षेत्र में बात नहीं करता है, औद्योगिक क्षेत्र में बात नहीं करता है और आर्थिक किसी ढांचे पे बात नहीं करता है, केवल इस्लाम के नाम पर, बिल्कुल केवल धर्म के नाम पर बात करता है। अब जो भी औरंगाबाद में भी जो रैली हुई, जिसको लोग संभाजी नगर भी कहते हैं, वहां पर इसने कहा कि अब आप कुरान का पाठ करिए, अब आपने हमको वोट दिया, आपका काम हो गया, अब हमको ये मत पूछिए कि अब हम क्या करेंगे, हमारा एजेंडा क्या है। अब तो कांग्रेसी घबराने देखिए, जो शिंदे साहब की बेटी जो चुनाव जीत गई, वो देश के लिए नहीं बोल रही है, वो लेकिन कांग्रेस के लिए बोल चुनाव में उसको पता है उसका क्या होने वाला है। कांग्रेस के लिए बोल रही है, लेकिन बोल रही है खतरा। उसने कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ये बात तो शिंदे की बेटी, शिंदे साहब की बेटी ने, ये वही शिंदे हैं, ये वही शिंदे जिन्होंने जो अपने घर में गणपति बिठाते हैं और जाकिर नाइक जो गणपति को भगवान नहीं मानता, होम मिनिस्टर होते हुए भी उसके खिलाफ की अर्जी लेने से डरते हैं। और यही शिंदे हैं जिन्होंने चुनाव में पंढरपुर में टीका लगाने से इसलिए मना किया क्योंकि टीका लगाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो यही तो दिक्कत है ना, यही तो इस देश के अंदर राजनीति। चलिए, हमारा 8:40 हुए हैं, तो तीसरा एसएमएस का रिस्पांस आपको दिखाते हैं। क्या लोग क्या कहते हैं, ये प्लेट आपके सामने। 98 मतलब हर 15 मिनट में प्रतिशत घट रहा है और अब इसके समर्थन में केवल 2% लोग हैं। पहले 96 से शुरू हुआ था ना, 96, 97, 98% तक ये आया है। कुछ लोग तो समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं। ये 25 करोड़ मतलब 25% की जो बात करता है, ये तो साबित ही होता है कि ये 25% वाला फॉर्मूला इसके साथ नहीं है। हम आपके सामने, जो कि आप राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, राज्य के बाद देश को जीतना चाहते हैं, देश की सत्ता पे बैठना चाहते हैं, देश को फतह नहीं करना चाहते, ये तो फतह करना चाहता है। देखिए आपके और इसके सोच में क्या फर्क है, इसलिए आप राजनीतिक दल है, इसको मैं राजनीतिक दल नहीं मानता। सुनिए। आपकी ताकत मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। इसी वीडियो में एक चीज मुझे दिखाई दी है, ये वीडियो मैंने काफी बार देखा है, ये जरा इसको दोबारा चलाइए। मैं इसको चलाते समय इसके राइट में एक आदमी जो हाथ बांध के बैठा है ना, उसके आंखों की तरफ देखिए जरा, वो राइट, वो जो मेरा आवाज भी खुला रखिए, पॉज करिए। ये जो राइट में जो आदमी है, जो आंखों से इसके तरफ देख रहा है, एक तरफ तो टोपी वाला है, दूसरी तरफ दूसरा आदमी है, उसके आंखों की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कैसा है। वो कह रहा है कि देखो कैसा उल्लू बना रहा है, देखो
देखिए उसकी आंखों की, देखिए अब आंखों की तरफ देखिए, फिर वो नीचे देखता है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका स्माइल देखिए। ओवैसी जो बोल रहा है उसको उसी के स्टेज पर बैठा हुआ व्यक्ति किस बॉडी लैंग्वेज में रिस्पांस कर रहा है, देखिए वो कह रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि देखो कैसी फेंक रहा है। दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। शायद वो जो बैठा है ना उसने शायद ये जो साइड में बैठा है ना उसने ये भी देखा होगा कि इसकी चड्डी भी एक बार गीली हो गई थी, इसलिए दुनिया को फतह करने वाले की असलियत क्या है वो समझता होगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो इसका बयान है, ये जो बयान है ये अपने आप में ही जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, जो देश की सरकार है, उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि थोड़ा आज जोर से हिंदुस्तान को फतेह करने की बात कौन आदमी कह सकता है? क्या हिंदुस्तान का दुश्मन बात कर सकता है? हिंदुस्तान को फतेह करने की बात अगर कोई कर सकता है तो पाकिस्तान कर सकता है, चाइना कर सकता है, इस हिंदुस्तान का दुश्मन कर सकता है। नहीं कर सकता। क्या आप लोग अभी भी नहीं, मैं अभी आपको तीनों के पास आऊंगा फटाफट से 5-5 सेकंड में, जो क्या आप इसको राजनीतिक दल मानते हैं कृपाराम जी? बिल्कुल, अगर ये फतह करने की बात करता है तो ये राजनीतिक दल है? देखिए ये दुर्भाग्य है, अभी हमारे साथी भी कह रहे थे कि भाई लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम सीमा पार कर जाते हैं, उसका संज्ञान लेना चाहिए और ये सीमा पार करता है हमेशा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप चुनाव जहां जहां भी हो, जब भी चुनाव का माहौल हो तो आप इस मुहिम के साथ विकास को भी मुद्दा बनाइए, जिससे कि इन लोगों के को नंगा किया जा सके। दुर्भाग्य यह है कि मैं मेरी कंसेप्ट बता देता हूं, दर्शकों भी स्पष्ट हो क्योंकि कोई गलत फहमी ना रहे। मेरा मानना है विकास तो हमारे यहाँ तब भी था जब मुगल आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। हमारा जीडीपी 400 के आसपास था, आंकड़े बताते हैं। हमारे यहाँ के विकास के आकर्षण में दुनिया हम पर हमला करके आती थी क्योंकि हम यहाँ इतने विकसित थे। विकास का मतलब सुरक्षा नहीं है, विकास का मतलब सुरक्षा के लिए ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। हम अगर रास्ते बनाते रहेंगे, हम लंबी ऊंची इमारतें बनाते रहेंगे, चौड़े सड़कें बनाते रहेंगे, हम गुलाम होते जाएंगे या आक्रमण करके इसको हड़प लेंगे। आपको सड़क बनाते समय, आपको इमारतें बनाते समय, आपको बाकी विकास की बात करते समय उसकी रक्षा की बात करना भी उतनी जरूरी। इसलिए कभी विकास की बात थोड़ी देर दूर है तो चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से पहले निपटना चाहिए। मैंने भगवत जी की बात का आधार बनाते हुए कहा कि ये लोग चुनाव जीत लेते हैं कि चुनाव जीतने के बाद पानी के बिल नहीं दो, बिजली के बिल मत दो, आप विकास मत करो, आप लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हमें आप हमारे पास मत आओ, हमें अपना काम करने। तो बात इनको भी करने की, ये लोग चुनाव तो जीत जाते हैं इनके पर, लेकिन उसके बाद वहां उस क्षेत्र की हालत क्या हो जाती है, ये मुद्दा मैं कह रहा हूं। इसको बिल्कुल यही हमारा कहना है। देखिए आज के कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य यह है कि आपके राज्य में ये जो आ रहा है ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ती है और फतह करने की बात करती है। इसको आपके वोट से मतलब है, आपके विकास से नहीं। इसलिए इसका स्वागत करने के बजाय इसका विरोध करिए। यही तो आज के कार्यक्रम से हम संदेश देना चाहते हैं। सुरेश जी, बस मुझे ये बात कहनी है कि मतलब ये जो बंदर आपको दिख रहा है वैसी ना, इसके पीछे के मदारी को देखना पड़ेगा। जो लोगों को बंदर समझ रहा है, खुद मदारी महसूस कर रहा है, ये वास्तव में बंदर ये है। मदारी कौन है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आप इसके पहले एक सरकार को समर्थन दे रहा था, और ये जितने वक्तव्य है इसमें से काफी वक्तव्य उसके पहले के हैं, तब क्या उन पार्टियों को नहीं दिख रहा था? तो मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ रहें, और आने वाले समय में जो आप कह रहे थे घाटा और मुनाफा क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आप यही भाषा दिल्ली में भी सुनना चाहते हैं। आपका इशारा अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, देखिए इसका क्या कहना है। आपकी थी तो आपको यही इसकी बाइट देखते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन कर रही थी, तब आपको इसका नंगा नाच। उन तमाम लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि कर्नाटका में अगर कांग्रेस को कामयाबी मिली तो वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों की वजह से कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई। कि हम तुमको वोट देते जरूर हैं मगर तुम हमको कामयाब होने नहीं देते। यही चीज है मेरे नौजवानों कि तुमको सवाल करना पड़ेगा इन तमाम नाम निहाद सेकुलर जमातों से कि अगर वोट हमारा होगा तो फिर इख्तिदार में भी हिस्सा हमारा होगा। अगर हम वोट देते हैं उनको तो फिर हमको कामयाबी भी हासिल करना पड़ेगा।
ये सुरेश जी यही मैं कह रहा था, जिस तरह की बातें कर रहे थे आपका जवाब आप तो अच्छी बात नहीं, आप जो कह रहे थे उसी का जवाब था कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये आगे भी रहे। आप जब चुनाव होगा तब आप देखिएगा। आज असल में मोदी जी जिसकी चर्चा आपने भी किया, कृपाशंकर जी, आपने कहा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि आज जितने हिंदू हैं उससे ज्यादा हमारे मुस्लिम भी राष्ट्रभक्त हैं। आपने बात कही, लेकिन तो क्या कहता है? लेकिन अगला वीडियो आज चौहान साहब यही आपने कहा कि अगला वीडियो देखते हैं, एक हो रहे हैं अगला देश को तोड़ने के साजिश करने वाले नेता के अगला वीडियो देखते हैं। अब ये क्या ऑक्सीजन देने का काम कौन कर, इसका अगला वीडियो देखिए। मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम और हम मिलकर इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तादाद एक बहुत बड़ी ताकत है, ये आदाद और शुमार को अगर हम अपनी सियासी ताकत में तब्दील करना है तो वोट डालना पड़ेगा अपनी जमात को, कामयाब करना पड़ेगा हमको। और कांग्रेस जानती है, तेलुगु देशम जानती है, टीआरएस जानती है, वाईएसआर पार्टी जानती है कि बगैर मजलिस के ताईद के दोबारा आंध्र प्रदेश में इक़्तिदार पर नहीं आ सकते। निश्चित तौर पर देखिए, एक बार बुझने के पहले दीपक ऐसे भभकता है सुरेश जी। अब जो मोदी जी का राज है, जो सरकार काम कर रही है, उसमें इनका खात्मा है और इस तरह से एक बार भभक दे रहे हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस दीपक को जलने के पीछे जो ऑक्सीजन और तेल देने का काम कर रहे हैं उसकी सप्लाई काटनी जरूरी है। जो भी लोग हैं, जो भी पार्टी के लोग। मैं चौहान साहब आपसे ये निवेदन करूंगा, इनके जो भड़काऊ बयान है ये कब से देने शुरू करें, ये जरा इस पे भी गौर करें। बिल्कुल, कब से? ये जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के हाथ में कमान आई है, यही बात फिर आप ये तो खानदानी बयान है, यही मैं कह रहा हूं। इसका दादा बाप ये सब खानदानी बयान है। जब आपके साथ आपको समर्थन कर रहा था तब बोल रहा था जहां उगल रहा। अभी रामचंद्र जी के बारे में, अभी माता जी के बारे में, और ये 2012 के बयान है, ये 2012 के बयान आपकी सरकार थी। ओ रामचंद्र जी वाले, अभी ये इसका तो रोज का चल रहा। हाँ, आप बोलिए ज्वाला जी। आज ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरह से आपस में लड़ रही हैं यहाँ पे, काश कि जब इसका उदय होना शुरू हुआ तभी ये लोग उस पे पाबंदी लगाए होते, उस पे उंगली उठाए होते, तब तो सब लोग समर्थन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं आपको कहूंगा खुद बुखारी के पास और खुद चले जाते इमाम के पास। उस वक्त आप दोनों को उससे राजनीतिक फायदा दिख रहा था और आज चलिए ज्वाला जी, मैं कार्यक्रम से आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। आप आपने, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के अभी प्रभाव के माहौल में निश्चित होंगे, क्योंकि आप भी एक देशभक्त है और ऐसे दरिंदे का वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको भी कुछ लगा होगा। क्या आप गारंटी देंगे कि आपकी पार्टी किसी भी स्थिति में इसका कोई सहयोग नहीं करेगी, ना सहयोग लेगी? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो ये तो दूर की बात है, किसी भी सांप्रदायिक संप्रदाय के ऊपर राजनीति करने वाली किसी भी पार्टी का सहयोग न लेगी न देगी। और दूसरी बात कि आपके और आपकी पार्टी या आप खुद कल चुनाव आयोग में नहीं वो छोड़ दीजिए, देखिए जो हो गया उस पर बात नहीं करते। वो तो वहां उन्होंने, वो तो केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी। अब ये छोड़ दीजिए, आज हमको बड़ी रेशा पे बात करनी है। ज्वाला जी, आपने कहा कि इस पर बैन लगना चाहिए। आप एक राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग जा सकते हैं। क्या कल सोमवार को आप चुनाव आयोग में आप एज ए ज्वाला सिंह इसको बैन लगाया जाए, ये मांग लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी बैठे हैं। मैं उनको भी पूछूंगा, मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे मेरा अपील है कि इनके सेंट्रल में गवर्नमेंट, मैं आपको कहता हूं आप तीनों जाएंगे, वो मुझे वो छोड़ दीजिए। मैं तीनों को कहता हूं, अब पत्रकार भी जा सकते हैं, कृपाराम जी, दिनेश जी, ज्वाला जी, क्या आप तीनों, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा उदाहरण रहेगा। आपके पार्टी में कितना बड़ा पद है क्या वगैरह ये छोड़ दीजिए, अभिनिवेश, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये उससे बड़ा सम्मान का पद है। क्या आप आज के स्टूडियो में आए तीनों गेस्ट चुनाव आयोग को एक साथ ये मांग नहीं कर सकते कि जो बात आप यहाँ ऑलरेडी स्टूडियो में बोल रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संज्ञान में लह रहा है सुरेश जी। नहीं, हम लोग यहाँ पर करेंगे, राष्ट्रीय चैनल में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस चीज को नहीं देख रहा। अभी आपके एक दर्शक कह रहे थे, आप करेंगे कि नहीं, कि कितने वहां मेल गए हैं, आप करेंगे कि नहीं, कितने वहां मेल गए हैं, कितने वहां फोन गए हैं, कितने आप SMS गए हैं। अगर यही होता सुरेश जी, इसमें सुधार की जरूरत है और उस सुधार की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं।
चुनाव में कैसे सुधार हो, न्यायिक प्रक्रिया में कैसे, नहीं तो इस तरह से कोई आदमी जहर उगलेगा और न्यायालय सुमोटो भी नहीं लेगा। कभी कभी छोटी छोटी बात में माननीय न्यायालय सुमोटो ले लेता है, न्यायालय को सुमोटो लेना चाहिए। कृपाराम जी, क्या आप तीनों इस विषय पर एक साथ एक मत होके चुनाव आयोग को मांग करेंगे? मैं तो आज भी मांग कर रहा हूं, मेरी पार्टी की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को निश्चित रूप से समिति बनाकर ये आकलन करना चाहिए कि कौन भाषा देशद्रोह की परिधि में आती है और तत्काल उस पर बैन करना चाहिए। बिल्कुल, हम मांग कर, क्योंकि हम एक्शन की जब तक बात नहीं करेंगे, हम केवल बातें करेंगे, केवल हम बातें करेंगे तो नहीं चलेगा। हम जरा आप SMS का और सोशल या सारे प्रकार के सारे सोर्सेस से हम तक आए हुए आपकी प्रतिक्रियाओं का अनुपात फाइनली क्या है दिखाते हैं। कितने लोग अपने राज्य में इसको नंगा नाच करने देने के लिए तैयार है? ये कार्यक्रम का यश है, हमारी चर्चा का यश है कि 99% लोग 96 से शुरू हुआ था। हालांकि शुरू में ही बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी 1 घंटा मिला है। फेसबुक पर हमारे खिलाफ गंदी गंदी बातें बोलने वाले इसके लोग, क्या स्थिति है देखिए। क्या मैं 5-5 सेकंड में एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। राकेश कपूर जी, कार्यक्रम का परिणाम लोगों तक पहुंच रहा है, ऐसा कहेंगे? निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो होगा। देखिए, जो भी मीडिया में दिखाया जाता है, ये लिखा जाता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता पर देखिए, आज हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है और सब देशवासी ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन ऐसे लोग जो देशद्रोही की भाषा बोलते हैं उस पर तत्काल बैन लगना चाहिए। ये आपकी मुहिम है और सब लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं। सब आप बिल्कुल शब्द दुरुस्त कर लीजिए। देशद्रोही की भाषा बोलने वाला देशद्रोही नहीं है क्या? बिल्कुल है, इसलिए इसको देशद्रोही कहिए। बिल्कुल देशद्रोही की भाषा बोलने वाले लोग नहीं कहना इसको, ये देशद्रोही है। हाँ, देशद्रोही। हम तो सिर्फ 2 लाइन इस पर कहना चाहते हैं कि अगर यही ना खुदा रहेगा, अगर यही रहबरी रहेगी तो हर एक कश्ती किनारे लगकर इसी तरह डूबती रहेगी। बिल्कुल राष्ट्रद्रोही है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो 1% लोग अभी मुहिम में नहीं शरीक हुए हैं उनको भी शरीक होना चाहिए और इसके मुंह पर तमाचा मांगना चाहिए। हाँ ज्वाला जी, देखिए, जब गिद्दड़ का अंतिम समय आता है तो शहर की तरफ भागता है। AIMIM का अब अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो दिल्ली की तरफ भाग रहा है। और मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ ओवैसी के लिए कि यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और भारत की हस्ती वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे एक खरोच भी नहीं आ सकता। उसके लिए जाने आप जैसे और हमारे जैसे कितने देशभक्त खड़े हो जाएंगे, वो वैसे साहब को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए हमने आपके सामने हमने इस कोई बात नहीं, भाव जरूरी है, लेकिन भाव जरूरी है, शब्द और जज्बा जरूरी है, प्रयास जरूरी है, केवल बोलना नहीं, कुछ करना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप तीनों मिलकर कल अगर जाएंगे चुनाव आयोग तो दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण होगा कि केवल टीवी चैनल के स्टूडियो में आने वाले नेता बातें नहीं करते तो सहमति होने के बाद क्रिया भी करते, कृति भी करते। ये कृति मैं आपसे कल अपेक्षित रखूंगा और हम उसे पूरी प्रसिद्धि और सहयोग भी देंगे। आज के एपिसोड में हमने ब्रेक ही नहीं लिया। हमें दिखाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को मिल रही जो पब्लिसिटी है या हमें टीआरपी का भी फायदा हुआ है, लेकिन उस टीआरपी का फायदा हम पैसे में तब्दील नहीं करना चाहते। इसलिए आज के कार्यक्रम में हमने कोई कमर्शियल नहीं चलाया, कोई ब्रेक नहीं लिया। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। आप भी इसी विचार के साथ इस मुहिम के साथ जुड़े रहे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के लिए इतना है। जय हिंद।